हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगली वीडियो, जिसमें हम इस वीडियो के आगे के अपने बचे हुए प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन किस समय होता है? मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है प्लांट में वाटर लॉस का तरीका, ठीक है। और वो कब होता है? वो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब दोपहर के समय में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दिन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहलाते हैं? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक ऊर्जा किस फल से मिलती है? आम से, केले से, शहतूत से या टमाटर से? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है केले के फल से, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति जिम करने जा रहा हो या फिर जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा हो, टेनिस खेल रहा हो, तो आप देखते हैं ना उसमें जो प्लेयर होते हैं बीच बीच में कभी केला भी खाते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको क्या दे? अधिक ऊर्जा दे और फलों के मुकाबले, ठीक है, अधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो केले का सेवन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ड्रोसेरा है। जो ड्रोसेरा है ये क्या है? मृत जीवी पौधी है, कीट भक्षी पौधा है, जलीय पौधा है, परजीवी पौधा है? तो जो ड्रोसेरा होता है हमारा ये होता है कीट भक्षी पौधा, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है। और प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं ताकि इंसेक्ट को खाने से वो अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की जो कमी है उसको क्या कर लें? पूरा कर लें, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंसेक्ट को खाने से वो उनको नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, या उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो इंसेक्ट को खाने से पूरी हो जाती है। या फिर इंसेक्ट जो हैं वो पौधों के लिए नाइट्रोजन का क्या है? इम्पोर्टेंट सोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं विटामिन सी की रोग से क्या होता है? अगर किसी के बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो उसे क्या होगा? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब जिसमें आपके मसूड़े जो हैं उनमें सूजन जैसी आ जाएगी और आपके टीथ और गम्स से क्या निकलने जाएगा? खून भी निकलने लग सकता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है? स्कर्वी बोलते हैं इसको। रिकेट्सिया होता है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी से होता है बेरी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हमें मिलता है खट्टे फलों से, जैसे नींबू, मौसमी, ऐसे फल, आंवला, इनसे मिलता है विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, गुणसूत्र मतलब जो हमारे क्रोमोसोम है की रचना किससे होती है? या मतलब कि ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम किससे बना होता है या क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? वसा और आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, डीएनए और प्रोटीन, या फिर प्रोटीन और आरएनए? तो जैसा कि हम जानते हैं क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम, ठीक है। फिर तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किसमें ऊर्जा कैलोरी प्रति ग्राम सर्वाधिक होती है? वसा में, प्रोटीन में, ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में? तो हम जैसा कि जानते हैं ऊर्जा या फिर कैलोरी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हमारी किसमें? वसा में, मतलब फैट में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ऊर्जा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्रोटीन को गर्म करने पर किस में बदल जाता है? मतलब जब हम प्रोटीन को गर्म करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? तो हम जैसे भी हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उसमें जो होता है उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है? प्रोटीन जिस भी अणु से बना होता है वो उनमें टूट जाता है। तो प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, या फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है? प्रोटीन। और इसी प्रोटीन को जो हम गर्म करेंगे तो फिर से यही अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर, जो कि है अमाइनो अम्ल में, मतलब अमाइनो एसिड्स में। अब जो चीज़ जिससे बनी होगी उसी में तो टूटेगी, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राजस्थान में वह वृक्ष या स्टेट ट्री कौन है जिसके तेल प्रयोग हवाई जहाज आदि के लुब्रिकेंट के रूप में होता है? लुब्रिकेंट मतलब जो उनमें ग्रीसिंग का काम करे हवाई जहाज में, ठीक है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड का जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिल सकता है, और सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी देखने को मिल जाता है, और यही क्वेश्चन जो है आपके ईवीएस के किताब में भी दे रखा है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष है, तो कौन सा है? यूकेलिप्टस, पॉपुलर, बरगद या खेजड़ी। तो सबसे बड़ा आवृत बीजी का इसमें से ऑप्शन है खेजड़ी, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे छोटा पुष्प होता है, सबसे छोटा पुष्प कौन से पौधे का होता है, या कौन से प्लांट का होता है, या कौन से ट्री का है? गेहूं का, दुब घास का, वुल्फिया का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे छोटा पुष्प जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है वोल्फिया के प्लांट का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है। तो सबसे बड़े हम पुष्प की बात करेंगे तो वो किसका होता है? हमारा रफलेशिया का। सबसे छोटा पूछा जाए तो वोल्फिया, सबसे बड़ा पूछा जाए तो रफलेशिया। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका जिसका आकार 170 मिलीमीटर होता है किसका होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा, मुर्गी का अंडा, चींटी का अंडा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको जैसा पता है जो अंडा है या एग है वो भी अपने आप में क्या है? एक कोशिका। अब इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है किसके अंडे का आकार 170 mm होता है या फिर 170 मिलीमीटर होता है। तो वो क्या है हमारा? जो हमारा ऑस्ट्रिच है इसका अंडा कितने मिलीमीटर का होता है? 170 मिलीमीटर का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ऑस्ट्रिच का अंडा इसका सही जवाब। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है केंद्रक की खोज किसने की सन 1833 में? केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो खोज करी है वो करी है हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्लोरोफिल बी का सूत्र है, मतलब जो हमारा क्लोरोफिल बी है इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफिल ए का सूत्र है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? C40H55 और O2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा ज़ैंथोफिल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ज़ैंथोफिल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा C40H55O2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा कैरोटीन होता है, कैरोटीन हमारा क्या होता है? एक तरह की हमारी प्रोटीन होती है जो हमारे बालों में या फिर हमारे नाखूनों में पाई जाती है, अर्थात पर्णपितक का सूत्र है। तो वो क्या सूत्र है? C40H56, जो कि कैसे कलर का होता है? नारंगी एवं लाल रंग का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पत्र फलक में शिराओं उपशिराओं में फैलने के ढंग को कहते हैं। तो जब पत्र फलक में शिराओं और उपशिराओं के फैलने के ढंग को बोला जाता है वेनेशन या फिर शिरा विन्यास। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो हम देखते हैं जड़ में पाया नहीं जाता है। जड़ में जो पेड़ की जड़ होती है उसमें क्या चीज़ नहीं मिलता है? क्लोरोफिल, मूल रोम, रूट हेयर्स, मूल गोप, रूट कैप, या फिर जाइलम। तो जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी जड़ होती है जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल वहाँ पाया जाता है जहाँ पार्ट्स ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो हमारी जड़ होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है। और जो जड़ होती है वो हमारा बेसिकली प्लांट में स्टोरेज के लिए काम आती है, मतलब भंडारण के लिए उपयोग करी जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हमारी बॉडी में जो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पूछा जा रहा है इसमें इनडायरेक्टली,
तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, इंसुलिन। या फिर जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में या फिर हमारे भोजन में जो मुख्यतः होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ही हम ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, या फिर हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से किस वैज्ञानिक को डीएनए की संरचना करने का श्रेय है। मतलब डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था, खुराना, नैरेनबर्ग, वॉटसन या डार्विन। तो जैसा कि आप जानते हैं वॉटसन ने क्या बताया था, डीएनए का मॉडल या फिर हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बताया था वॉटसन ने। ठीक है, तो डीएनए की संरचना का श्रेय भी किसी को जाता है, वॉटसन को ही जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है श्वास केंद्र होता है, मतलब जो हमारी ब्रीदिंग है या जो श्वसन क्रिया है इसको कौन रेगुलेट करता है, प्रमस्तिष्क में, निमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या मेडुला में। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारी जो ब्रीदिंग है इसका केंद्र कहाँ होता है, मेडुला में होता है। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में जैसा भी हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है ये कौन रेगुलेट करता है, मेडुला रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है भोजन ग्रहण करने के बाद जठर आंतरिक स्रावण एवं तरंग गति किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। तो ये जो हमारी जठर आंतरिक श्रवण के और तरंग जो है ये बढ़ाई जाती है अनुकंपी तंत्र के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगी के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण है। जो डायबिटीज़ वाला पर्सन है उसके जो यूरिन है उसमें क्या मिल रही है तुम्हें, शुगर। तो इसका कारण क्या है, इंसुलिन का कम श्रावण, मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम निकल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में वृकक किससे बनता है, मीसोनफ्रीज, प्रोनेफ्रीज, मेटानेफ्रोज या ये सब। तो मनुष्य में वृकक पूछा है कि किससे बनता है, तो मनुष्य का जो वृकक है वो बनता है मेटानेफ्रोज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मस्तिष्क के इर्द गिर्द दृढ़ आवरण होता है, ड्यूरामेटर, अरेनाइड, पेरिटोनियम या पाया मैटर। तो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क के इर्द गिर्द दृढ़ आवरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं, 75%, 25%, 50% या 25 से 50%। तो जैसा कि हम जानते हैं जो जीन प्राप्त होते हैं पिता से वो मिलते हैं 25% और 25% ही किससे मिलते हैं, माता से मिलते हैं। ठीक है, 25% पिता से मिलते हैं, 25% माता से मिलते हैं जीन, किसको, संतान को या बच्चे को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रक्त के रासायनिक संयोजन को बनाए रखने का श्रेय किसका होता है, यकृत को, थायराइड को, तिल्ली को या वृक्कों को। तो जो रक्त के रासायनिक संयोजन को बनाने का श्रेय रखते हैं या श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वृक्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे तरल श्वसनांग मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, त्वचा, गलफड़ा, संकुचनशील रिक्तिका या फेफड़े। तो जो हमारा गलफड़ा होता है ये क्या होता है, सबसे सरल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सबसे सिंपलेस्ट होता है ये। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विषम दंती दशा मुख्यतः किसमें पाई जाती है। जो विषम दंती दशा है उभयचरों में, स्तनियों में, सारी मछलियों में या फिर सरीसृपों में। तो जो स्तनियों में क्या मिलती है, विषम दंती
दशा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। सिंपल सी बात है, इसमें पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, या फिर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो डीएनए को बीच से काटें वो होते हैं एंडोन्यूक्लियोज, जो डीएनए के पार्ट को साइड से काटें वो क्या होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनके ऑप्शन। ये न्यूक्लियेज होते हैं जो डीएनए को भिन्न स्थानों पर काट देते हैं, ये विभिन्न डीएनए खंडों को जोड़ देते हैं, या फिर ये डीएनए के विशिष्ट बेस बंधों पर काट सकते हैं, या फिर ये प्रोटीन का निम्नीकरण कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डीएनए के विशिष्ट बेस बंधों पर काट सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को काटते हैं एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर बेस पेयर पर। ठीक है, अगर उस बेस पेयर में बीच से काटें तो एंडोन्यूक्लियस, साइड से काटें तो एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शरीर के भीतर ताप नियंत्रण की विधि है। मतलब पूछा गया है आपका अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे। मूत्र की मात्रा घटना और बढ़ना तो ये भी नहीं होता है, रक्त परिसंचरण की दर को बदलना तो ये भी नहीं होता है, मतलब बीपी का बढ़ना या मतलब ब्लड प्रेशर का या फिर ब्लड का बढ़ना या घटना जिसे हम बीपी बोलते हैं उसकी दर को बदलने से ये भी नहीं है। भोजन की पाचन दर को बदलना ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उस समय क्या करते हैं, अपनी बॉडी में या तो ज़्यादा पानी पीने लग चाहिए हमको उस समय, या हम ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो या तो हमको पानी पीना चाहिए, या तो हमको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, या फिर हमें गुनगुने पानी में थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, या फिर हमारी बॉडी में अपने आप एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें पसीना आता है। ठीक है, तो ये जो 2-3 मेथड मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के भीतर ताप नियंत्रण की विधि होती है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होता तो वो होता हमारा आंसर, लेकिन इनमें से नहीं दिया गया है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा लक्षण हाइड्रा का नहीं है, पुनरुद्भवन, विखंडन, निषेचन, या फिर अंतःकोशिकीय पाचन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हाइड्रा होता है इसमें हमें विखंडन देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बडिंग। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग, BUDDING, बडिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मेढक का अंडाणु होता है सेंट्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, या एलिसाइथल। तो जो मेढक होता है, मेढक का जो अंडाणु होता है वो हमारा कैसा होता है, वो होता है टीलोसाइथल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेढक में कुहानी की संधि है। मेढक में जो कुहनी की संधि होती है वो कैसी होती है, विसर्पी, कब्जा, ढकंदुक, उल्लूखल, या फिर घुरागर। तो जो मेढक में जो कुहनी होती है उसकी जो संरचना होती है या जो संधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हम क्या बोलते हैं, कब्जा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो वयस्क तितली होती है किसका अंतर ग्रहण कर सकती है, किसका अंतर ग्रहण कर सकती है, केवल तरल का, केवल ठोस पदार्थ का, ठोस व तरल का, या केवल गैस का। तो जो वयस्क तितली होती है वो अंतर ग्रहण कर सकती है सिर्फ तरल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अर्ध विकसित पंख किसमें होते हैं, ब्लैटा, मच्छर, कॉकरोच, या घरेलू मक्खी। तो जैसा कि हमको पता है जो ब्लैटा होता है इसमें क्या होते हैं, अर्ध विकसित
पंख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है घरेलू मक्खी कहाँ अंडे देती है। तो जो हमारी घरेलू मक्खी होती है ये अंडे देती है गोबर में। ठीक है, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण। जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसका क्या कारण है। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारा जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इसका कारण क्या होता है, XXY गुण सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है। मतलब ऐसा किस ऑर्गेनिज्म का जो प्लाज्मा है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो घुला हुआ मिलता है। तो किस में मिलता है, केंचुए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एस्केरिस के होंठ होते हैं। जो हमारा एस्केरिस है इसके होंठ कैसे होते हैं, उपास्थि, सपाट, दंतयुक्त या अस्थिर। तो जो हमारा एस्केरिस होता है इसके होंठ कैसे होते हैं, दंत युक्त होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाइड्रा की पोषक पेशी कोशिकाओं में उपस्थित शैवाल होते हैं। तो जो हमारा हाइड्रा होता है इसकी जो पोषक पेशी कोशिकाओं में उपस्थित शैवाल कौन सा होता है, सहजीवी, परजीवी, सहभोजी या परभक्षी। तो हम जानते हैं हाइड्रा में क्या होता है, सहभोजी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ल्यूकोसोलिनिया एवं अन्य स्पंज में भोजन ग्रहण करने वाली कोशिका। तो जो हमारी स्पंज होती हैं उनमें जो भोजन ग्रहण करने वाली कोशिका होती है वो कौन सी होती है, कोनोसाइट्स। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्तनियों में लसिका पिंडों का प्रमुख कार्य क्या होता है। मरणासन, आरबीसी का विनाश, हार्मोन्स का स्राव, डब्ल्यूबीसी का निर्माण या विषाणुओं एवं कीटाणुओं का विनाश। तो विषाणुओं एवं कीटाणुओं का विनाश जो होता है ये क्या होता है, लसिका पिंडों का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है, वृक्क शिरा, फुस्फुस शिरा, फुस्फुस धमनी या फिर यकृत निवाहिका शिरा। तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है वो किस में होता है, फुस्फुस शिरा में पाया जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सुप्तावस्था में मेढक श्वसन करता है। जब मेढक की सुप्तावस्था चलती है तो उसमें मेढक किससे श्वसन करता है, वो श्वसन करता है त्वचा से, मतलब स्किन से क्या करता है, सांस लेता है, या फिर उसकी रेस्पायरेशन की प्रोसेस किससे होती है, स्किन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है शशक में कुल दांत होते हैं। शशक में टोटल कितने टीथ होते हैं। तो शशक में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 28। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कैमल की लंबी गर्दन होने का कारण है। मतलब जो ऊँट है उसकी लंबी गर्दन होने का क्या कारण होता है। तो उसकी लंबी गर्दन होने का कारण होता है जो उसकी ग्रीवा कोशिका होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं। उनकी लंबी होने के कारण ही ऊँट की गर्दन लंबी दिखाई देती है या फिर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई, जिसके फल स्वरूप कैमल की या ऊँट की गर्दन लंबी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्तनियों में त्वचा का रंग मुख्यतः किसके कारण होता है, रुधिर कोशिकाओं, केराटिन, एपिडर्मल कोशिकाओं के रंग या फिर मेलानिन के कारण। तो जो रंग होता है वो होता है मेलानिन पिगमेंट के कारण, जो कि कहाँ होता है, हमारी स्किन के लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा उसका कलर काला उतना होता जाएगा, और जिसमें मेलानिन पिगमेंट कम होगा वो उसका थोड़ा हल्का यानी थोड़ा थोड़ा गोरा होना चालू हो जाएगा, और जिसमें मेलानिन बिल्कुल ही नहीं होगा वो बिल्कुल सफ़ेद लोग होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद व्यक्ति है, तो उसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कायांतरण में टेडपोल की पूंछ टूटकर गिर जाती है, पूंछ को दूसरे टेडपोल खा लेते हैं,
मृत होकर समाप्त हो जाती है या फिर शरीर में ही अवशोषित हो जाती है। तो जब भी टैडपोल का कायांतरण होता है उस समय पूंछ जो होती है शरीर में ही अवशोषित हो जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नर व मादा युग्मों के समेकन को कहते हैं संसेचन, संस्करण, पुनर्मिश्रण या फिर परागण। तो जब इन युग्मों के समेकन को हम क्या कहते हैं संसेचन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जीभ पर कौन सी तंत्रिका का नियंत्रण होता है ट्राइजेमिनल, वेगस, ऑडिटरी या फिर ग्लोसोफेरेंजियल। तो जैसा कि हमको जानते हैं जीभ पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है ग्लोसोफेरेंजियल का। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मेढक की खोपड़ी की हड्डियां परस्पर जुड़ी होती हैं अचल संधियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से प्रायः बच्चों में हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है जो रिकेट्स जो बीमारी है वो किससे होती है विटामिन डी की कमी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस में हीमोग्लोबिन युक्त लाल रुधिर नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन है जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है केंचुआ, सर्प, बतख या फिर मच्छर। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मच्छर होता है इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या क्या होती है, मतलब जो कॉकरोच का हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है 13, 9, 12 या 15। तो जो कॉकरोच होता है कॉकरोच के जो हृदय कितने चैम्बर्ड का होता है या कितने कक्षों की संख्या कितनी होती है 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है केंचुए में टिफ्लोसोल किसका भाग है। जो हमारा केंचुआ होता है उसमें जो टिफ्लोसोल होता है वो किसका भाग होता है, तो वो हमारा भाग होता है आंत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं एस्केरिस, केंचुआ, फैशियोला या टीनिया। तो द्विलिंगी जंतु हमसे पूछा है जो नहीं है, तो जो नहीं होता है वो क्या होता है एस्केरिस। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रा पैडिंग द्वारा जनन कब होता है, जब यह अकेला होता है, तालाब सूखने को होता है, प्रचुर भोजन उपलब्ध होता है या कीचड़ अधिक होता है। तो हाइड्रा में पैडिंग द्वारा जनन कब होता है, जब प्रचुर भोजन उपलब्ध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यूकैरियोटा में आरंभिकारी कोडोन क्या है, मतलब जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है वो क्या होता है AUG कोड फॉर मेथियोनाइन, और यही क्या होता है स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है बीज अंकुरण के लिए परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड से, आयोडाइड से, क्लोराइड से या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम बीज अंकुरण के लिए परीक्षण करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं क्लोराइड से उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जल के आधे मोल का भार होता है, मतलब हाफ मोल जो वाटर होता है उसका वेट कितना होता है 0.5 ग्राम, 10 ग्राम, 9.0 ग्राम या 18.0 ग्राम। तो हमेशा जो उसका वेट होता है कितना होता है 9.0 ग्राम। किसका पूछा था हाफ मोल का। ठीक है, 1 मोल का पूछते तो कितना होता 18 ग्राम। ठीक है, इसका डबल हो जाता। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा क्या होगा MH। इनमें से क्या होता है ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट
आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है मूंग में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब जो मूंग है उसमें क्रोमोसोम कितने नंबर में होते हैं, 12, 36, 24 या 48। तो जो मूंग होते हैं, मूंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 24 इन नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा फेनोटाइप अनुपात बनता है जब एक न्यूमोकोकस के कैप्सूल वाले रोगाणुजनक स्ट्रेन से क्रॉस कराया जाता है, 3:1, 1:1, 9:3:1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्रॉस को कराने के बाद हमें जो फिनोटाइप मिलता है वो क्या होता है, 1:2:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिब्रेलिन उत्पन्न करता है अंतःसंधि दीर्घाकरण, कोलियोप्टाइल का झुकाव, जड़ प्रारंभ या कोशिका का विभाजन। तो जब भी हम जिब्रेलिन की बात करेंगे तो जो जिब्रेलिन होता है ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अंतःसंधि दीर्घाकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्वप्निशेषता विकास में सहायक है, संश्लिष्ट प्रजाति के, संकर प्रजाति के, शुद्ध वंश प्रजाति के या संकुल प्रजाति के। जो जब भी हम स्वनिषेचता के विकास में सहायक होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा शुद्ध वंश प्रजाति के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो छाये वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो कोशिका छाये वाले भाग से अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पौधा स्वतः ही प्रकाश की ओर अपने आप झुक जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि मंदक है, 2,4,5-T, साइकोसिल, CEPA सेपा या फिर टीबा, TEBA। तो इससे पूछा है वृद्धि मंदक मतलब ग्रोथ को क्या करता है, स्लो करता है। तो ग्रोथ स्लो के लिए काम आता है हमारा साइकोसिल। ये क्या करता है, ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है। तो नाइट्रिफिकेशन जो हमारा है वो करेगा हमारा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, क्या पूछा है, नाइट्रिफिकेशन, तो वो करता है हमारा नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है हमारा पाइरेथ्रम निकाला जाता है निकोटियोना टोबैकम की पत्तियों से, निकोटियाना टोबैकम के फूलों से, क्राइसैंथेमम के तनों से या क्राइसैंथेमम की पुष्प पंखुड़ियों से। तो जब भी हमें या फिर मैं ये बोलूँ हमको पाइरेथ्रम जो निकाला जाता है वो हम निकालते हैं किससे, पुष्प पंखुड़ी से, किसकी, क्राइसैंथेमम की पुष्प पंखुड़ी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा पेपेन निकाला जाता है पॉपी से, पपीते से, कीचड़ से, चीड़ से या रबड़ से। तो जो हमारा पेपेन है ये हम किससे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं पपीते से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आपस में मेल खाता है, अनानास बेरी, सेब पेपो, स्ट्रॉबेरी सोरोसिस या आम डुप। तो जो हमारा जोड़ा आपस में मेल खाएगा वो होगा हमारा आम और ड्रूप। मैंगो जो है वो क्या है, एक ड्रूप फ्रूट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भिन्न काल परिपक्वता की कम पैदावार का मुख्य कारण क्या है, लोकोटा में, स्ट्रॉबेरी में, शरीफा में या प्लम में। ठीक है, मतलब इसमें पूछा है जब भिन्न काल परिपक्वता की कम पैदावार का मुख्य कारण है, मुख्य कारण बताना है आपको, जब अलग अलग समय में परिपक्वता के कारण क्या होती है, कम पैदावार, वो हमें देखने को मिलती है प्लम में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम देखे जाते हैं। जब मान लो प्लांट्स में कैल्शियम की कमी होगी तो इसका जो सर्वप्रथम जो है इसकी कमी
कहाँ पर देखी जाएगी, तो वो देखी जाएगी शीर्षस्थ पत्तों पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किस पोषक तत्व के कारण पौधे के तने व पत्ते घुंडीनुमा हो जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो जब पौधे के जो तने हैं या पत्ते हैं वो घुंडीनुमा हो जाते हैं, इसका मतलब उस प्लांट में फास्फोरस की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस पोषक तत्व की कमी के कारण नींबू वर्गीय पेड़ों की पत्तियां कुरूप हो जाती हैं, तो जब भी नींबू वर्गीय पेड़ कुरूप हो जाती हैं तो इसका मतलब उनमें किस चीज़ की कमी है, उनमें कॉपर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज किसने की थी, तो वो हमारी खोज की थी फॉर्मर एवं मुरे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टोमेटा का खुलना संबंध रखता है कैल्शियम से, पोटाशियम से, मैग्नीशियम से या लोहे से। तो जब भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के संबंध में बात करते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, हमारा पोटाशियम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम किस्में पैदा की जाती हैं जैविक तकनीक द्वारा, परंपरागत प्रजनन द्वारा, उत्परिवर्तनीय प्रजनन द्वारा या इन सभी विधियों द्वारा। तो जो ऊपर की जो हमारी कृत्रिम किस्म की जो पैदावार की जाती है, कृत्रिम किस्मों की फसल का उत्पादन करते हैं तो वो हम करते हैं अपना परंपरागत प्रजनन द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे फास्फोरस लेते हैं फास्फोरस क्लोराइड के रूप में, फास्फोराइड अम्ल के रूप में, फास्फोराइड सल्फाइड के रूप में या फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में। तो जो प्लांट जो होते हैं वो फास्फोरस लेते हैं, वो लेते हैं हमारे फास्फोरिक एसिड के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा स्त्री पूर्णता प्रकृति की है, मतलब प्रोटोजेनी प्रकृति की है, ज्वार, बाजरा, मक्का या चुकंदर। तो जब भी हम प्रोटोजेनी की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा बाजरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी की अभिक्रिया का स्थान है ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलाकोइड या ओस्मियम कण। तो जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारी स्ट्रोमा में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, मतलब पूछा गया है कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ पे बनती है, मतलब एटीपी जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है किसका, बोरोन का, पोटेशियम का, लोह का या मैग्नीज का। तो प्लांट जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्बेशन का रेट जो है वो उनमें कब हो जाता है, जब उनमें किसकी कमी होती है, पोटाशियम की कमी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फोटो रेस्पायरेशन उपचमय के समय बनता है, मतलब जो फोटो रेस्पायरेशन उपापचय के दौरान क्या बनता है, इनमें से एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरेन या फिर ट्रिप्टोफैन। तो जब भी फोटो रेस्पायरेशन में उपापचय होगा तो हमारा बनेगा क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अनिशेय फल पाया जाता है आड़ू एवं अलूचा में, बेल एवं बेर में, केला एवं अनानास में या आम एवं काजू में। तो जब भी हम अनिषेक फल जो है वो हमें देखने को मिलता है केला और अनानास में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी फसल उभयलिंगी श्रेयी है, गेहूँ, मक्का,
धान या जौ। तो उभय लिंगाश्रेयी है इनमें से हमारा मक्का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्वपारिगत पौधों में वल्फ पॉपुलेशन विधि द्वारा प्रजनन करते समय पौधों का चुनाव किस में करना चाहिए? F2 में, F3 में, F4 में या F7 में? तो हमारा जो इसका जो चुनाव हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए F7 जनरेशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी का पौधा वर्ष में किसी भी समय उगाया जा सकता है क्योंकि यह एक अल्प प्रदीपकालीन पौधा है, दीर्घ प्रदीपकालीन पौधा है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक पौधा है या फिर दीप्त उदासीन पौधा है। तो जो हमारा सूरजमुखी प्लांट है इसको हम किसी भी वर्ष में उगा सकते हैं, किसी भी समय, क्योंकि जो है ये क्या है, ये दीप्त उदासीन पौधा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवायवीय श्वसन क्रिया के अंत में बनता है, मतलब अवायवीय श्वसन क्रिया है, इसके अंत में क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इथाइल अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो जब भी हमारा अवायवीय श्वसन होगा तो इसके अंत में जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनता है हमारा इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का यौगीकरण किस एंजाइम की सहायता से होता है? PP कार्बोक्सिलेज, IUTP कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर ग्लाइकोसिडिक एसिड ऑक्साइडेज। तो C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का यौगीकरण जो होता है वो होता है हमारा IUTP कार्बोक्सिलेज की मदद से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पौधों में नमी की कमी की अवस्था में कौन सा रसायन अधिक मात्रा में एकत्रित होता है? मान लो पौधे में मॉइस्चर की क्या हो जाती है कमी, तो उनमें से कौन सा अधिक मात्रा में उनमें स्टोर हो जाएगा? ठीक है, तो वो होगा हमारा ABA, मतलब एब्सिसिक एसिड जो है वो उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पत्तियों में जल विभव मतलब वाटर पोटेंशियल नापा जाता है। पत्तियों में वाटर पोटेंशियल किसके द्वारा नापा जाता है? तो वो जो है वो हमारा नापा जाता है प्रेशर चैम्बर द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोजोम पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारा सेंट्रोजोम है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है जंतु कोशिका में। सेंट्रोजोम कोशिका। सेल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जो हमारा सेल वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक या डार्विन? तो जो सेल वर्ड है वो हमारा सबसे पहले दिया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, इन्होंने हनी बी के जो हनी बी जैसा छत्ता होता है ना वैसे ही कंपार्टमेंट्स इन्होंने देखे थे कॉर्क की सेल्स में। ठीक है, तो उन्होंने उन स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया था किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। चुकंदर है एक, चुकंदर क्या है? रूपांतरित तना है, रूपांतरित जड़ है, फल है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो चुकंदर होता है हमारा ये क्या होता है? रूपांतरित जड़ होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पपीते की अधिकांश जातियां भिन्न लिंग होती हैं जिनमें नर तथा मादा पौधों का अनुपात होता है 2:1, 1:2, 3:2 या 1:1। तो जो इनका रेशियो होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।